नमस्कार साथियों, तरावटी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की ज्योग्राफी के संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे पॉइंट की लास्ट जानकारी के बारे में। शुरू कर रहे थे भारत की जलवायु। भारत की जलवायु का अंतिम बिंदु है भारत की जलवायु का कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो संपूर्ण विश्व के लिए दिया गया था, न कि भारत के लिए। इस प्रकार की जो जलवायु व्यवस्था है, उस जलवायु व्यवस्था को भारत में किस प्रकार से देखा गया है, उस जलवायु व्यवस्था को हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में देखेंगे। तो सबसे पहले कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की कुछ सामान्य जानकारियाँ हैं जिनको हम जानेंगे। उसके बाद में हम भारत में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम देखें कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है। तो कोपेन द्वारा जो दिया गया जलवायु वर्गीकरण है, ये सर्वप्रथम 1918 में दिया गया। सर्वप्रथम कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण 1918 में प्रस्तुत किया। 1918 में ये जलवायु जो वर्गीकरण दिया गया, इस जलवायु वर्गीकरण का जो आधार था, जलवायु वर्गीकरण का आधार ये था वनस्पति मंडल। वनस्पति मंडल को आधार मान करके जलवायु वर्गीकरण दिया गया। वनस्पति मंडल, इस वनस्पति मंडल को आधार मान करके कोपेन ने विश्व के जलवायु वर्गीकरण का स्वरूप प्रस्तुत किया। इस वनस्पति मंडल का जो स्वरूप था, ये सबसे पहले 1874 में अमेरिकी वनस्पति वैज्ञानिक डी कैंडाल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सबसे पहले डी कैंडाल ने अपना वनस्पति मंडल प्रस्तुत किया। उस वनस्पति मंडल को 1874 में दिया गया। इस वनस्पति मंडल को पढ़ करके या इसको अपना आधार मान करके कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण वनस्पति के आधार पर 1918 में प्रस्तुत किया। तो इसका आधार क्या था? वनस्पति मंडल था। वनस्पति मंडल को आधार मान करके कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया 1918 में। अब ये जो वनस्पति मंडल था, इस वनस्पति मंडल को 5 भागों में बांटा गया था। अर्थात डी कैंडाल का जो वनस्पति मंडल था, इसके 5 भाग थे और यही 5 भाग कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के 1918 में प्रस्तुत किया गया जलवायु वर्गीकरण, इसको 5 भागों में बांटा गया। 5 भागों में बांटा गया। तो कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण था कितने भागों में दिया? 5 भागों में दिया। इन 5 जलवायु वर्गीकरणों को प्रस्तुत करते समय इसने अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों को काम में लिया। और ये अंग्रेजी के जो कैपिटल अक्षर थे, ये थे निम्न 5 अक्षर। कैपिटल अक्षर ए, बी, सी, डी व ई। इन 5 अंग्रेजी के बड़े कैपिटल अक्षर या अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को काम में लेते हुए कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसको 5 भागों के साथ देखा गया है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण ए, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बी, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सी, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण डी और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण ए। अब इसके संदर्भ में हम जानेंगे किस प्रकार से ABCD का जो संबंध है वो किस प्रकार से है। अब यहाँ हम देखेंगे कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण को प्रस्तुत करते समय इसके 2 आधार रखे। अर्थात ABCDE के आधार पर जो जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, इस जलवायु वर्गीकरण का जो आधार था, ये इसने 2 कारकों को ध्यान में रख करके किया। और ये 2 कारक थे, वो थे ताप आधारित व वर्षा आधारित। ताप आधारित और वर्षा आधारित। वर्षा को हम कह सकते हैं आर्द्रता। वर्षा, आर्द्रता या शुष्कता, तीनों ही शब्दों को काम में लिया जाता है।
ताप आधारित यानी तापमान के आधार पर और वर्षा के आधार पर। तापमान व वर्षा के आधार पर कोपेन ने अपने इन 5 जलवायु वर्गीकरणों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इस आधार पर ताप के संदर्भ में जो काम में लिए गए वो थे ए, सी, डी व ई प्रकार के जलवायु वर्गीकरण, तथा वर्षा या शुष्कता के संदर्भ में जो काम में लिया गया वो था बी। अर्थात अंग्रेजी की कैपिटल अक्षर बी का संबंध शुष्कता से, आर्द्रता से या वर्षा से लिया गया है। ए, सी, डी व ई का संबंध था वो ताप क्षेत्र से लिया गया है या ऊष्मा से लिया गया है। तो धरातल पर जिस प्रकार की ऊष्मा का प्रभाव रहता है उस प्रकार उसी क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की जलवायु बनती है। जैसा कि ए का संबंध है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से, सी व डी का संबंध है मध्य अक्षांशीय जलवायु से तथा ई का संबंध है उच्च अक्षांशीय जलवायु से। बी का संबंध है वर्षा की न्यूनता से, और वर्षा की न्यूनता का तात्पर्य 50 सेंटीमीटर या इससे कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो बी को डिफाइन करता है, बी को संकेत करता है। तो इसका संबंध था 50 सेंटीमीटर वर्षा से कम। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्र को बी जलवायु प्रकार में रखा गया है। अब बी के कुछ जलवायु वर्गीकरण हैं, BWHW, BSHW प्रकार की जलवायु। इसके भी कुछ प्रकार हैं जिनको हम देखेंगे। तो कोपेन ने अपना प्रथम जलवायु वर्गीकरण 1918 में प्रस्तुत किया। उसका आधार था वनस्पति मंडल। वनस्पति मंडल को 1874 में अमेरिकी विद्वान डी कैंडाल द्वारा दिया गया था। डी कैंडाल ने अपने इस वनस्पति मंडल को 5 भागों में बांटा था। इसी 5 भाग को आधार मानकर के कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण 1918 में प्रस्तुत किया गया। तो इसके जलवायु वर्गीकरण के आधार भी कितने रखे गए? 5 रखे गए। इन 5 जलवायु वर्गीकरणों को जब विभाजित किया गया तो इसके लिए अंग्रेजी के 5 बड़े कैपिटल अक्षर क्रमशः लिए गए, ए, बी, सी, डी व ई। इनमें इनका जो आधार था वो था ताप आधारित व वर्षा आधारित। ताप के क्षेत्र व वर्षा के क्षेत्र, ताप का संबंध रखा गया ए, सी, डी व ई के साथ तथा वर्षा आर्द्रता या शुष्कता का संबंध रखा गया बी के साथ। बी का संबंध था 50 सेंटीमीटर या इससे कम वर्षा क्षेत्र को बी जलवायु में रखा गया। ताप के संदर्भ में जो हम कटिबंधों के साथ देखते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध व शीत कटिबंध, इन तीनों का संबंध था ए, सी, डी व ई के बीच। इस प्रकार से कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब यहाँ ध्यान देंगे एक जो अतिरिक्त प्रश्न और निकल करके आता है वो आता है ताप आधारित है और वर्षा आधारित है। तो इस ताप आधारित और वर्षा आधारित कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, इसको कहा जाता है आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण। इस जलवायु वर्गीकरण को कोपेन का आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण कहा जाता है। आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण या आनुभाविक जलवायु कहलाती है। तो इन चीज़ों को हम अनुभव कर सकते हैं। जिस स्थान पर भी जाएंगे हमें ताप और वर्षा का अनुभव होता है और इस आधार पर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण माना गया है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस प्रकार का जलवायु वर्गीकरण है? आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित है? वनस्पति मंडल पर आधारित है। वनस्पति मंडल को कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में बांटा गया था। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण भी कितने भागों में आता है? 5 भागों में आता है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में किन अंग्रेजी के अक्षरों को उपयोग में लिया गया? अंग्रेजी के बड़े अक्षर या कैपिटल अक्षरों को 5 रूप में काम में लिया गया। ए से लेकर के ई तक के 5 बड़े अक्षर काम में लिए गए। ए, बी, सी, डी, ई का आधार था वो ताप और वर्षा आधारित था। ताप आधारित 4 जो शब्दावली थी उसको काम में लिया गया, ए, सी, डी व ई, तथा आर्द्रता शुष्कता या वर्षा आधारित जो शब्दावली थी इसके लिए बी शब्द काम में लिया गया। बी का तात्पर्य 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्र के लिए बी को उपयोग में लिया गया। यहाँ तक था हमारा 1918 तक का जलवायु वर्गीकरण। इसके बाद कोपेन ने अपना जो जलवायु वर्गीकरण था उसका जो अंतिम प्रस्तुतिकरण थी वो या शुद्धिकरण था वो 1936 में दिया गया। 1936 में कोपेन ने अंतिम जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कोपेन ने अंतिम जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उन्नीस सौ 1936 में कोपेन ने अंतिम जलवायु वर्गीकरण दिया।
तो ये भी ध्यान देंगे, कोपेन का प्रथम जलवायु वर्गीकरण है वो 1918 में है, सर्वप्रथम दिया गया। इसको प्रथम जलवायु वर्गीकरण कहा जाता है, प्रथम जलवायु वर्गीकरण। कोपेन के द्वारा 3 जलवायु वर्गीकरण दिए गए। उन 3 जलवायु वर्गीकरण में अंतिम जो जलवायु वर्गीकरण दिया गया 1936 में दिया गया, यही सर्वमान्य जलवायु वर्गीकरण है। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसका सर्वमान्य जलवायु वर्गीकरण, सर्वमान्य जलवायु वर्गीकरण माना जाता है या जलवायु वर्गीकरण है। तो कोपेन का सर्वमान्य जलवायु वर्गीकरण 1936 में प्रस्तुत किया गया और 1936 में जो जलवायु वर्गीकरण है जिसको आज हम संपूर्ण विश्व के साथ पढ़ते हैं, तो कोपेन ने अपना अंतिम जलवायु वर्गीकरण था 1936 में प्रस्तुत किया गया। इनके मरने के बाद इसके शिष्य के द्वारा भी एक जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है, उसमें भी कोपेन का नाम आता है। लेकिन ध्यान दें, कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण अंतिम रूप से 1936 में प्रस्तुत किया था। उसको कहा जाता है, जो अंतिम रूप से दिया गया था, नेट के एग्जाम के लिए उपयोगी है, इम्पोर्टेंट है, कोपेन गीगरपोल जलवायु वर्गीकरण। कोपेन गीगरपोल जलवायु वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण। हम जिस जलवायु वर्गीकरण को पढ़ते हैं वो जलवायु वर्गीकरण है 1936 का कोपेन का अंतिम जलवायु वर्गीकरण। इसमें शुद्धि करते हुए इनके शिष्य थे गीगरपोल। इन गीगरपोल के द्वारा भी कोपेन के नाम से जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है और इसको सर्वमान्य रूप से शुद्धि के रूप में जाना जाता है। लेकिन ध्यान देंगे, कोपेन ने अपना प्रथम जलवायु वर्गीकरण 1918 में दिया तथा अंतिम जलवायु वर्गीकरण 1936 में दिया। अब ये ध्यान रखेंगे, 1936 का जो जलवायु वर्गीकरण है सर्वमान्य जलवायु वर्गीकरण माना जाता है। अब हम ध्यान देंगे आगे, कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण दिया था, ये जलवायु वर्गीकरण आनुभाविक था, क्योंकि इसके जो तत्व थे, इसके कारक थे, वो ताप आधारित और वर्षा आधारित थे, जिनको किसी भी स्थान पर महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, जाना जा सकता है। इसलिए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण कहलाता है। अब हम देखेंगे भारत के संदर्भ में कि कौन कौन से स्थानों पर किस किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार। तो यहाँ तक एक बार इसको नोट डाउन करें। अब हम देखते हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की सबसे पहले शब्दावली को। इस शब्दावली का क्या अर्थ है? तो कोपेन ने अपनी शब्दावली में A, B, C, D व E अंग्रेजी के इन 5 कैपिटल अक्षरों को उपयोग में लिया। इन 5 अक्षरों का अर्थ क्या निकलता है? A का तात्पर्य है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय जलवायु। B का तात्पर्य है शुष्क जलवायु, और शुष्कता का भी संबंध बताया है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। फिर आगे हम देखें सी का संबंध है मध्य अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय, इसको मध्य तापीय भी कहा जाता है, मध्य तापीय। तो मध्य अक्षांशीय मैदानी जलवायु, मैदानी जलवायु। फिर डी का अर्थ है मध्य अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय पर्वतीय जलवायु, पर्वतीय जलवायु। और पर्वतीय जलवायु में भी ग्रीष्म का अभाव, ग्रीष्म का अभाव यानी ग्रीष्म ऋतु लगभग जहाँ अनुपस्थित रहती है, अर्थात ऐसी पहाड़ी क्षेत्र, जिन पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा की जो उपस्थिति है वो इतनी रहती है कि आर्द्रता बनी रहती है, तथा सामान्य रूप से इनकी ऊंचाइयां इतनी पाई जाती हैं कि जहां सामान्य रूप से ताप कम होता है तो जहां गर्मियों में भी तापमान कम पाया जाता है। इस प्रकार की मध्य क्षेत्रों की जलवायु को डी प्रकार की जलवायु कहा है। ई प्रकार की जलवायु को कहा है शीत जलवायु, शीत जलवायु।
अब शीत जलवायु में कौन कौन सी जलवायु आती है? शीत वह जलवायु जो सदा बर्फ से ढकी रहती है। शीत जलवायु में वह जलवायु जो कभी कभी शीत आवरण से विच्छिन्न होती है तथा शीत आवरण या बर्फ का आवरण है वो नहीं होता है। तो इस क्षेत्र की जो जलवायु है सामान्य रूप से हम देखें तो शीत जलवायु के 2 प्रकार होते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। शीत प्रकार की जलवायु 2 प्रकार की है। एक होती है टुंड्रा, एक होती है टैगा। शीत प्रकार की जो जलवायु है वो 2 प्रकार की है, टुंड्रा और टैगा प्रकार की जलवायु। हम देखेंगे टुंड्रा प्रकार की जलवायु क्या है और टैगा प्रकार की जलवायु क्या है। टुंड्रा प्रकार की जलवायु है जहाँ केवल और केवल शैवाल जैसी अवस्था पाई जाती है, शैवाल जैसी अवस्था पाई जाती है, शैवाल वनस्पति, शैवाल वनस्पति पाई जाती है। और टैगा प्रकार की जो जलवायु है इसमें कोणधारी वन पाए जाते हैं, कोणधारी वन। अब ये आपको इन शब्दावलियों के साथ ही ध्यान आ गया होगा। शैवाल जैसी वनस्पति का तात्पर्य है कठोर शीत प्रदेश है, ठंडा क्षेत्र है, ठंडा प्रदेश जहाँ वर्ष भर हिम आवरण रहता है, हिम आवरण, तथा इस प्रदेश में शीत व शीतोष्ण अवस्था होती है, शीत व शीतोष्ण अवस्था होती है। यानी एक समय वहाँ बर्फ होती है तो एक समय बर्फ से अतिरिक्त परिस्थितियाँ बनती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पेड़ पौधे तो होंगे, लेकिन पेड़ पौधे कैसे होंगे? कोणधारी होंगे। कोणधारी पेड़ पौधों की अवस्था पाई जाएगी जो बर्फ से नुकसान न हो पाए, इसलिए उनकी आकृति एक छत्ते जैसी आकृति में होती है। ऐसे वनों को कहा जाता है कोणधारी वन। तो ये हिमालय के क्षेत्र में मिलते हैं। ये जलवायु भी हमारे भारत में हिमालय के क्षेत्र में मिलती है। अभी इसको पढ़ें उससे पहले हम देखेंगे कि इस प्रकार की जो जलवायु की उपस्थिति है वो हमें संपूर्ण विश्व में ग्लोब पर किस प्रकार से दिखलाई पड़ती है। तो एक बार इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, इस जलवायु की जो उपस्थिति है उसको समझने। कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण का आधार है वो ताप के साथ और वर्षा के साथ है। तो इस क्षेत्र को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लेटीट्यूड। इसको कहा जाता है 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। इसको कहा जाता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको कहा जाता है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और अंत में 90 डिग्री ध्रुव है, और अंत में 90 डिग्री ध्रुव है। अब इसमें आप देखेंगे ये ध्रुव है, इसको कहा जाता है उत्तरी ध्रुव तथा इसको कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। तो ये ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। अब कोपेन के अनुसार संपूर्ण जो भूमि क्षेत्र है उस पर जलवायु किस किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस प्रकार की पाई जाती है। तो यहाँ इस कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक इस 23.5 डिग्री को कहा जाता है कर्क रेखा, इसको कहा जाता है मकर रेखा। तो कर्क और मकर के बीच, कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच जो जलवायु पाई जाती है उस जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। अब यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु जैसा आप देख पा रहे हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु है वो ए से इंडिकेट होती है। तो इस क्षेत्र में दोनों ही 23.5 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाने वाली जो जलवायु अर्थात कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की जो जलवायु है उसको उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। तथा मध्य अक्षांशों में सी व डी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दोनों ही गोलार्धों में मध्य अक्षांशों के बीच पाई जाने वाली जलवायु है वो सी व डी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उच्च अक्षांशों में ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दोनों ही गोलार्धों में 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव तक, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिणी ध्रुव तक की जो जलवायु है
वो ई प्रकार की जलवायु बनना प्रारंभ हो जाती है। या तो वो टुंड्रा तुल्य होगी या टैगा तुल्य होगी। सबसे पहले टैगा की अवस्था आएगी, फिर ऊपर अंत में जाकर के टुंड्रा प्रकार की जलवायु आएगी। तो इस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी को इसने ए बी सी डी ई प्रकार से बांटा, लेकिन इसमें बी का संकेत अभी तक नहीं दिखाया गया है। अब बी का संकेत वहाँ होगा जहाँ जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। वो हो सकता है ध्रुवीय क्षेत्र हो, वो हो सकता है सी व डी क्षेत्र हो सकता है वो ए क्षेत्र हो। इस प्रकार के क्षेत्र में जहाँ 50 सेंटीमीटर या इससे कम वर्षा होती है, उस क्षेत्र की जलवायु को बी से इंडिकेट किया गया है, बी से सूचित किया गया है। तो यहाँ हम अगर अक्षांशों के साथ देखें तो अक्षांशीय स्थिति में अपने को दिखलाई पड़ता है, इसको कहा जाता है शीत कटिबंध, इसको कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। तो इस प्रकार से 3 कटिबंधों में ताप आधारित 3 जलवायु का प्रकार बनता है। एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु का प्रकार बनता है, एक शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का प्रकार बनता है, एक शीत कटिबंधीय जलवायु का प्रकार बनता है। इस आधार पर अगर इसकी शब्दावली के साथ संबंध देखें तो उष्ण कटिबंध के साथ ए प्रकार की जलवायु पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंध के साथ सी व डी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, व शीत कटिबंध के साथ ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये हमारे विश्व के साथ या संपूर्ण ग्लोब के ऊपर कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण दिखलाई पड़ता है। अब यही जलवायु वर्गीकरण है, ये भारत में किस प्रकार से दिखलाई पड़ता है, इसको अभी हम जानेंगे। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको लॉजिकली चर्चा करेंगे आगे भारत में कोपेन की जलवायु के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण। तो देखिए भारत में जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत कोपेन के अनुसार कौन कौन से स्थानों पर किस किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो सबसे पहले हम ए प्रकार की जलवायु को देखेंगे। ए जलवायु, अब इस ए जलवायु के जो प्रकार हैं वो भारत में कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत हम देखें ए एम डब्ल्यू प्रकार की जलवायु, ए एस जलवायु और ए डब्ल्यू जलवायु। ए के 3 प्रकार दिखलाई पड़ते हैं, तीनों ही प्रकार हैं वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ते हैं। तो सामान्य रूप से अगर हम देखें तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु का तात्पर्य हुआ कर्क रेखा के दक्षिण में। हमने उष्ण कटिबंधीय जलवायु का संबंध देखा था, कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य गर्मी का क्षेत्र अधिक होने वाले भूभाग वाले क्षेत्र पर तापांतर की स्थिति अधिक पाई जाती है, वर्ष भर गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, तो उन क्षेत्रों पर उष्ण जलवायु पाई जाती है। और उस कटिबंध को निर्धारण किया था उष्ण कटिबंध के साथ। तो ये उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है ये एक के साथ संबंध रखती है, और भारत में ये एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु है वो हमें कर्क रेखा के दक्षिणवर्ती भाग में दिखलाई पड़ती है। अर्थात एक का संबंध होगा तो इसके दक्षिण में होगा। अब कहाँ कहाँ होगा तो ये ध्यान दें एक बार, यहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु में इसका विस्तार महाराष्ट्र के दक्षिण तक, महाराष्ट्र के दक्षिण तक, कर्नाटक, गोवा व केरल राज्य में इसका विस्तार पाया जाता है। हमने देखा था इधर से चलने वाली मानसूनी पवनें जिनको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है, इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून के सामने पड़ती है, तो यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। और वर्षा ज़्यादा होती है तो इस क्षेत्र में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर मानसून की जलवायु बनती है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब यहाँ देखेंगे ये क्या है, ए उष्ण कटिबंधीय, एम अर्थ मानसूनी, डब्ल्यू का अर्थ है विंटर शुष्क। अर्थात इसको कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शीत शुष्क, शीत शुष्क मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु। इस प्रकार की जलवायु यहाँ पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में पाई जाती है। फिर हम देखें ए एस प्रकार की जलवायु, इसको भी कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। एस का अर्थ है समर शुष्क, डब्ल्यू का अर्थ है देखिए यहाँ विंटर शुष्क,
और एस का अर्थ है समर शुष्क। तो जहाँ गर्मियाँ सूखी रहती हैं तो उष्णकटिबंधीय ग्रीष्म शुष्क जलवायु। अब ये ध्यान देंगे कोपेन के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण है सामान्यतः इन शब्दावलियों को लेकर के भी प्रश्न हो जाता है। तो मैक्सिमम अधिकतर जो प्रश्न आए हैं वो इनके इस शब्दावली को लेकर के प्रश्न हैं। कई बार इनको विस्तार रूप में भी पूछ लिया जाता है। कोपेन के अनुसार AS जलवायु निर्धारित होती है, किस नाम से होती है? उष्णकटिबंधीय ग्रीष्म शुष्क जलवायु के नाम से निर्धारित होती है। अब यहाँ इसको उल्टे अर्थ में दिया जा सकता है, ग्रीष्म शुष्क है या गर्मियाँ शुष्क हैं, या भारत में सामान्य रूप से जो मानसून सक्रिय होता है उस समय अगर वर्षा नहीं होती है तो शेष समय वर्षा होती होगी। तो इस समय वर्षा कब होती होगी? ग्रीष्म शुष्क रहेगा तो शीतकाल में वर्षा होगी। और प्रश्न यहीं से कर दिया जाता है कि किस जलवायु में शीत ऋतु में वर्षा होती है या मानसून की वर्षा आती है। तो कोपेन के अनुसार AS जलवायु गर्मियाँ शुष्क रहने के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। अब आपके जहन में प्रश्न क्लियर हो गया होगा, घूम गया होगा कि वहाँ हमने देखा था, जब हमने मौसम की क्रियाविधि को देखा था, मानसून की गतिविधि को देखा था, वहाँ हमने देखा था कि तमिलनाडु का तट, कोरोमंडल तट शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। तो AS प्रकार की जलवायु भी कहाँ होगी? इसी कोरोमंडल तट पर वर्षा करने के कारण इसका विस्तार तमिलनाडु तट पर होगा। तो इस जलवायु को कहा जाता है AS प्रकार की जलवायु। AS प्रकार की जलवायु की विशेषता क्या हुई? यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है, शीतकाल में वर्षा होती है, शीतकाल में वर्षा होती है। दूसरी विशेषता यह रही इसकी कि इस जलवायु को शीतकाल में जब वर्षा होती है तो हमने मावट की वर्षा का क्षेत्र भी देखा था। तो इसको इसीलिए इस जलवायु को भूमध्य सागरीय जलवायु भी कहा जाता है, भूमध्य सागरीय जलवायु। तो यहाँ दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। भारत में भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र कौन सा बनता है? भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र का तात्पर्य ये नहीं है कि भूमध्य सागर के निकट हो तो ही भूमध्य सागरीय होगी, क्योंकि इसका विस्तार भूमध्य सागर के आसपास सबसे ज़्यादा है। इसलिए इस जलवायु का नाम ही भूमध्य सागरीय जलवायु रख दिया, जिसमें शीतकाल में वर्षा सर्वाधिक होती है। तो हमारे यहाँ शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है तमिलनाडु तट पर। तो दूसरा जो अगला प्रश्न निकल कर के आता है, AS प्रकार की जलवायु पाई जाती है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के साथ संबंध आता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे इस जलवायु का जो क्षेत्र है वो तट के साथ पूछ लिया जाता है। इस तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछे गए हैं AS प्रकार की जलवायु को लेकर के, सबसे ज़्यादा बार एग्जामों में प्रश्न आया है AS प्रकार की जलवायु। तो यहाँ इस जलवायु के साथ वर्षा की, मानसून की क्रियाविधि को भी पूछ लिया जाता है जोड़ करके कि AS जलवायु में किस मानसून से वर्षा होती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून यहाँ वर्षा करता है, यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून करता है। AMW जलवायु की जो विशेषता है, यहाँ लगभग 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये वर्षा का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है। साथ में अगर इसको देखें तो कहाँ होती है? पश्चिमी घाट के, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर, पश्चिमी घाट के पश्चिम ढाल पर वर्षा होती है। तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल ऊंचा अधिक होने के कारण इसके पूर्वी क्षेत्र में मानसून की जो हवाएं हैं वो वर्षा करते हुए शुष्क हो जाती हैं, और शुष्क हो जाती हैं तो इसके पूर्वी ढालों पर वर्षा कम कर पाती हैं, और कम वर्षा करने के कारण यहाँ वाला जो क्षेत्र बनता है ये अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र में चला जाता है। तो इस जलवायु के क्षेत्र को भी अगर हम देखें तो इस जलवायु को कहा जाता है BSHW जलवायु। अब यहाँ ध्यान दें, बचे हुए इस क्षेत्र में, बचे हुए इस क्षेत्र की जो जलवायु है इस जलवायु को कहा जाता है AW जलवायु।
AW जलवायु का तात्पर्य हम देख भी चुके हैं, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय। फिर W का अर्थ यहाँ भी आया है, W है तो विंटर शुष्क है, यानी सर्दियों में वर्षा नहीं होती है, तो ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। तो उष्णकटिबंधीय शीत शुष्क जलवायु, शीत शुष्क जलवायु, उष्णकटिबंधीय शीत शुष्क जलवायु। अगर इसी के साथ अगर आपको मानसून की क्रियाविधि याद आ रही है तो निश्चित रूप से आप देख पा रहे होंगे कि इस क्षेत्र में केवल और केवल जब ग्रीष्मकालीन मानसून आता है और ग्रीष्मकालीन मानसून की एक शाखा जिसको हम अरब सागरीय शाखा कहते हैं, एक बंगाल की खाड़ी शाखा है, इसी समय वर्षा होती है। शीतकाल में यहाँ वर्षा नहीं होती है, इसलिए इस जलवायु को कहा जाता है AW प्रकार की जलवायु। अब इसी क्षेत्र में जो जलवायु बची वो जलवायु शेष दूसरे प्रकार की जलवायु में आती है, उसको कहा जाता है B प्रकार की जलवायु, B जलवायु। इस B जलवायु में दो वर्गीकरण हैं, एक को कहा जाता है BWHW जलवायु तथा BWHW जलवायु के बाद में दूसरी जो बनती है वो बनती है BSHW जलवायु। तो B का तात्पर्य हमने देखा था, A का संबंध C का संबंध, D का संबंध व E का संबंध ताप से था, वहीं B का संबंध शुष्कता से था, यानी वर्षा या आर्द्रता या शुष्कता से लिया गया है। तो वह परिस्थिति जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो इंडिकेट करती है B जलवायु को। तो अगर हम इसको देखें तो B जलवायु में 50 सेंटीमीटर से कम जो वर्षा क्षेत्र है वो आता है B जलवायु के अंतर्गत। तो इस प्रकार से B जलवायु में BWHW व BSHW दो प्रकार की जलवायु बनती है। अब यहाँ दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये दोनों को अलग करती है। 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है वो BSHW को इंडिकेट करती है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा है वो BWHW को इंडिकेट करती है या इंगित करती है या सूचित करती है। अब देखिए भारत में इस प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कहाँ कहाँ बनता है। तो एक क्षेत्र बनता है वो बनता है ये, इसको कहा जाता है BSHW। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ इसके विस्तार की अवस्था हमें कुछ इस प्रकार से भी दिखलाई पड़ती है। इस क्षेत्र को कहा जाता है BWHW जलवायु, BWHW जलवायु। अब यहाँ ये याद जरूर रखेंगे, यहाँ W और W दो बार आ रहे हैं। B के साथ आने वाला पहला अक्षर कोपेन के अनुसार सदा कैपिटल रहेगा, बड़ा अक्षर रहेगा। तो यहाँ B के साथ आने वाला पहला अक्षर W है, ये कैपिटल है, तथा आगे आने वाला जो W है वो स्मॉल लेटर के रूप में है। यहाँ भी ध्यान दें, B के साथ आने वाला कोई भी अक्षर होगा, पहला अक्षर कैपिटल होगा, तो यहाँ B के साथ S है वो कैपिटल है और ये W स्मॉल है। तो ये याद रखें, B के अनुसार BWHW व BSHW दो प्रकार की जलवायु बनती है। इस क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्र होता है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, तथा दूसरा क्षेत्र अरावली से होते हुए गुजरता है। तो इसका जो विस्तार है वो पंजाब तक पाया जाता है। तो इसका कुछ क्षेत्र हरियाणा का आता है, पंजाब का आता है, पश्चिमी राजस्थान का आता है, तथा कुछ जो क्षेत्र है वो गुजरात तक आता है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत 4 राज्यों का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। इस प्रकार की जलवायु है, इसको कहा जाता है BSHW जलवायु। अब यहाँ दोनों में अंतर समझेंगे। यहाँ 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तो होती है, लेकिन 50 सेंटीमीटर से कम, 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, के मध्य वर्षा होती है।
अब इस क्षेत्र में जो वर्षा होगी वो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। अब 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो ध्यान रहे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में वनस्पति का अभाव पाया जाएगा, और वनस्पति का अभाव होगा तो यहाँ सामान्यतः वनस्पति नगण्य होती है, नहीं के बराबर होती है। अगर कुछ वनस्पति पाई भी जाती है तो वो सामान्य रूप से घास फूस के रूप में पाई जाती है। तो यहाँ जैसलमेर वाले क्षेत्र में अगर हम देखें तो यहाँ सेमण, धामण, करण, अंजन, मुरात, मूंज जैसी कुछ घास हैं वो पाई जाती हैं। लेकिन याद रहे वो घास अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो वो हमारे जैसलमेर क्षेत्र में तो आती है, लेकिन अगर जलवायु की बात करेंगे तो इस क्षेत्र को कहा जाता है स्टेपी जलवायु, स्टेपी जलवायु। अब ये स्टेपी जलवायु क्या है? स्टेपी जलवायु, स्टेपी एक घास है, स्टेपी एक घास क्षेत्र है। तो घास की जो उपस्थिति है जलवायु के अनुसार पाई जाती है BSHW, तथा उपस्थिति हमें देखने को मिलती है क्षेत्र विशेष में BWHW। ये याद रहे कोपेन ने भारत के लिए जलवायु वर्गीकरण दिया था, ने राजस्थान के लिए जलवायु वर्गीकरण दिया था। ये संपूर्ण ग्लोब के ऊपर पृथ्वी को विभाजित करते हुए दिया गया था। तो इसके अनुसार बहुधा हम अगर संपूर्ण विश्व में देखते हैं तो स्टेपी घास की जो वनस्पति है वो BSHW जलवायु में पाई जाती है। लेकिन हमारे मरुस्थल में घास की उपस्थिति का जो क्षेत्र है वो जैसलमेर और जोधपुर वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है, इसलिए घास की उपस्थिति यहाँ भी पाई जाती है और यहाँ भी पाई जाती है। लेकिन यहाँ वनस्पति का लगभग अभाव पाया जाता है, और यहाँ इस क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है इस वनस्पति को हम देखते हैं तो इस वनस्पति को हम कहते हैं मरुद्भिद वनस्पति या कटीली वनस्पति, मरुद्भिद वनस्पति या कटीली वनस्पति, कटीली वनस्पति। तो एक कटीली वनस्पति के रूप में पाई जाती है। तो यहाँ कुछ वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है, 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होने के कारण कुछ पेड़ पौधे तथा घास फूस की उपस्थिति ज़्यादा पाई जाती है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी विशेषता होती है कि उन पर पत्ते कम होते हैं, छाल मोटी होती है, जड़ें गहरी होती हैं, तथा वो सामान्यतः गर्मी के मौसम में पत्ते गिरा देते हैं तथा शुष्क अवस्था में लगने लग जाते हैं। जो ही मौसम बदलता है इन पर पत्ते आना पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार की अवस्था वाली वनस्पति है, इसको कहा जाता है कटीली वनस्पति, मरुद्भिद वनस्पति। अब यहाँ अगर वनस्पतियों के नाम भी पूछ ले जाएं, लेकिन अगर ये हम देखें तो ये हमारे वन वर्गीकरण में के अंतर्गत आता है या वन व वनस्पति के अंतर्गत आता है। यहाँ अगर जलवायु के साथ अगर पूछ ले जाए तो इस कटीली वनस्पति के अंतर्गत रोहिड़ा, खेजड़ी, बबूल, थोर, खीप इस प्रकार की वनस्पति अपने को देखने को मिलती है। कैर भी इसी में आने वाली एक प्रमुख वनस्पति मानी जाती है। तो ये कटीली वनस्पति के अंतर्गत आती है BSHW। इसी को कहा जाता है स्टेपी तुल्य जलवायु या स्टेपी जलवायु। तो पश्चिमी राजस्थान की पहचान है, हमने देखा इसका विस्तार 4 में है, लेकिन सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो बनता है पश्चिमी राजस्थान में। अरावली के पश्चिमी क्षेत्र से होकर इसका विस्तार प्रारंभ होता है, और जहाँ तक 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आती है इसके बीच वाले क्षेत्र को कहा जाता है स्टेपी तुल्य जलवायु या BSHW प्रकार की जलवायु। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो स्थिति आती है हमारी C प्रकार की जलवायु की। C जलवायु को देखें तो C जलवायु का तात्पर्य हमने देखा था मध्य अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय मैदानी जलवायु, मध्य अक्षांशीय मैदानी जलवायु। अब इसके अंतर्गत जो भारत में विस्तार पाया जाता है वो एक ही प्रकार का पाया जाता है, वो है CWG प्रकार की जलवायु। भारत में इस CWG प्रकार की जो जलवायु है इसका क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है। अगर इस क्षेत्र को हम देखें तो इसका सर्वाधिक विस्तार हमें यहाँ देखने को मिलता है। यह है CWG प्रकार की जलवायु। अर्थात हम कह सकते हैं
कि भारत के मैदानी प्रदेश, अगर हम बात करें पश्चिम में तो सतलज के मैदानों से लेकर के गंगा के मैदानों से होती हुई और अंत में ब्रह्मपुत्र के मैदानों तक इसका विस्तार पाया जाता है। अर्थात मैदानी क्षेत्रों में, मध्य अक्षांशों में, मध्य अक्षांश कैसे हैं ये भी ध्यान देंगे। इसको हमने नाम दिया कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री तक के जितने भी अक्षांश हैं उनको कहा जाता है मध्य अक्षांश। 66.5 डिग्री से ध्रुवों तक के जो अक्षांश हैं उनको कहा जाता है उच्च अक्षांश, तथा कर्क रेखा से भूमध्य रेखा तक के जो अक्षांश हैं उनको कहा जाता है निम्न अक्षांश। यही स्थिति अगर दक्षिण में देखें तो भूमध्य रेखा से मकर तक के जो अक्षांश हैं उनको कहा जाता है निम्न अक्षांश। मकर रेखा से 66.5 डिग्री तक के अक्षांशों को कहा जाता है मध्य अक्षांश, तथा 66.5 डिग्री से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक की जो स्थिति है उसको कहा जाता है उच्च अक्षांश। इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, मध्य अक्षांशों में है। तो इस जलवायु को मध्य अक्षांश या मैदानी जलवायु कहते हैं क्योंकि इसका विस्तार मैदानों में पाया जाता है। अब अगर इसकी हम बात करें मैदानी जलवायु की, तो मैदानी जलवायु की विशेषता है कि इस क्षेत्र में, ध्यान दें शब्दावली पर, हमने डब्ल्यू का अर्थ क्या लिया था, विंटर शुष्क, अर्थात यहाँ सर्दियाँ शुष्क रहती हैं। सी का तात्पर्य हमने देखा मध्य अक्षांशीय जलवायु। फिर जी का अर्थ है जहाँ ग्रास जैसी उपस्थिति होती है, घास जैसी वनस्पति पाई जाती है। मैदान होंगे तो निश्चित रूप से उपजाऊ होंगे तो घास की वनस्पति होगी। तो यहाँ CWG जो जलवायु पाई जाती है वो मैदानी जलवायु के अंतर्गत आती है और यहाँ सामान्यतः इसका विस्तार भी अधिक पाया जाता है तथा उपजाऊ क्षेत्र भी है। तो इस जलवायु की पहली विशेषता है कि यहाँ शीत शुष्क होता है। मध्य अक्षांशों की जलवायु में भी शीत शुष्क पाया जाता है, सर्दियों में वर्षा नहीं होती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं इस जलवायु में कभी कभी सामान्यतः शीतकाल में वर्षा हो जाती है, लेकिन वो मानसूनी वर्षा नहीं है, उसको कहा जाता है मावठ की वर्षा। तो इस जलवायु की दूसरी विशेषता है शीत सामान्यतः तो शुष्क रहता है, लेकिन कभी कभी यहाँ मावठ की वर्षा भी हो जाती है, मावठ की वर्षा होती है। तो मावठ की वर्षा का संबंध किस जलवायु से है, CWG प्रकार की जलवायु से है। इसको इसके अन्य नाम के साथ देखें तो इस CWG जलवायु है, इसी को कहा जाता है गंगा तुल्य जलवायु, इसी को कहा जाता है चीन तुल्य जलवायु। विश्व में सबसे बड़ी जलवायु का विस्तार भी सी प्रकार की जलवायु ही है और उसमें भी अगर हम देखें तो इसका सबसे ज़्यादा विस्तार चीन में पाया जाता है। इसलिए इसका नाम भी रख दिया गया है। जिस प्रकार से भूमध्य सागर के आसपास विशेषता है उसी प्रकार से चीन में ज़्यादा पाए जाने के कारण विश्व में इस जलवायु को कहा जाता है चीन तुल्य जलवायु। भारत में ये जलवायु गंगा के मैदानों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है गंगा तुल्य जलवायु। इस प्रकार से इसकी विशेषता पाई जाती है कि यहाँ मैदान होने के साथ साथ वर्षा काल, शीतकाल तो शुष्क रहता है तथा ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। शीतकाल में कभी कभी वर्षा होती है, ये शीतकाल की वर्षा है, ये मावठ की वर्षा कहलाती है। जब ये मैदान है तो मैदान कृषि के लिए उपजाऊ है। इस क्षेत्र में जब शीतकाल में कृषि की जाती है जिसको रबी की फसल कहा जाता है, तो रबी की फसल के लिए यहाँ होने वाली मावठ की वर्षा सर्वाधिक लाभदायक वर्षा कहलाती है। तो यहाँ तक हमारी स्थिति हो गई सी तक। आगे हम देख रहे हैं डी व ई को, तो यहाँ तक एक बार इसको नोट डाउन करें, फिर आगे हम आगे डी व ई को और देखेंगे। चलो तो देखते हैं हम आगे बची हुई डी व ई प्रकार की जलवायु को। तो डी जो जलवायु है इसका एक प्रकार भारत में देखने को मिलता है, इसको कहा जाता है DFC जलवायु। DFC जलवायु, अब DFC जलवायु है ये भी मध्य अक्षांशीय जलवायु है और इस मध्य अक्षांशीय जलवायु का जो क्षेत्र है ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए इसको मध्य अक्षांशीय पहाड़ी जलवायु भी कहा जाता है। मध्य अक्षांशीय पर्वतीय या पहाड़ी जलवायु। अब यहाँ ये शब्दावली काम में नहीं ली जाती, अब इसकी विशेषता को काम में लिया जाता है। मध्य अक्षांशीय अगर पहाड़ी जलवायु है तो यहाँ आर्द्रता होगी,
क्योंकि पहाड़ों पर ऊंचाई बढ़ने के साथ उपस्थिति वायु के अंदर जो आर्द्रता है वो संघनित होकर के ओस या वर्षा के रूप में आना प्रारंभ हो जाती है। तो सामान्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहाँ न ज़्यादा अधिक ऊंचाइयाँ हैं पहाड़ियों की, न ज़्यादा कम ऊंचाइयाँ हैं, ऐसी स्थितियों में वहाँ सामान्य रूप से आर्द्रता बनी रहती है और इस आर्द्रता की उपस्थिति हमें DFC प्रकार की जलवायु में देखने को मिलती है। तो इसको कहा जाता है मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु या आर्द्रतायुक्त जलवायु, आर्द्र जलवायु। अब इस आर्द्र जलवायु की एक विशेषता है कि जब यहाँ आर्द्रता बनी रहेगी या आर्द्र है तो यहाँ इस पहाड़ी क्षेत्र में ग्रीष्म अनुपस्थित रहता है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु अनुपस्थित रहता है, ग्रीष्म ऋतु अनुपस्थित होता है। किस रूप में होता है? देखिए इस क्षेत्र को हम देखें तो यहाँ तक का जो विस्तार है वो DFC प्रकार की जलवायु में पाया जाता है। DFC इस क्षेत्र में हम देख रहे थे कि यहाँ से आने वाली मानसूनी पवनें जो उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में आती हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में आती हैं, ये भी अपने साथ लाई गई कुछ आर्द्रता जो दूरी से यहाँ तक आती हैं तब तक आर्द्रता की मात्रा घट जाती है, लेकिन जब भारत में आती हैं तो इन पहाड़ियों से टकराने के बाद कुछ वर्षा को यहाँ कर देती हैं जितनी आर्द्रता इसमें बची रहती है। तो इस मेघालय वाले क्षेत्र में फिर यहाँ वर्षा प्राप्त होती है, तो इस क्षेत्र में भी वर्षा प्राप्त होती है और अरुणाचल प्रदेश से लेकर मेघालय के बीच वाले क्षेत्र में पहाड़ियों की उपस्थिति के कारण आर्द्रता बनी रहती है। इसलिए इस जलवायु को DFC प्रकार की जलवायु के नाम से जाना जाता है। तो इस जलवायु की विशेषता होगी ग्रीष्म ऋतु लगभग अनुपस्थित रहता है, यानी सामान्य रूप से अनुपस्थित रहता है। ये शब्द भी साथ जोड़ा जाएगा, सामान्य रूप से ग्रीष्म अनुपस्थित या ग्रीष्म काल नहीं। नेगेटिव सेंस में पूछा जाएगा, ग्रीष्म काल नहीं होता है। ग्रीष्म काल क्यों नहीं होता है? सामान्य रूप से अगर ग्रीष्म काल की बात करें तो यहाँ 10 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान पाए जाते हैं। तापमान होते हैं वो 10 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होते हैं और 10 डिग्री से 18 डिग्री का जो तापमान है वो सामान्यतः ठंडा या सामान्य ठंडक होती है। तो इसलिए इस क्षेत्र में गर्मियों में भी तापमान सामान्य पाए जाते हैं, तो गर्मियां लगभग अनुपस्थित रहती हैं। तो इस जलवायु की विशेषता होगी आर्द्र जलवायु है, ग्रीष्मकाल अनुपस्थित रहता है, सामान्यतः तापमान भी कम पाया जाता है। इस प्रकार से D प्रकार की जलवायु ये पूर्वी भारत में पाई जाती है। बचा हुआ जो शेष क्षेत्र है यहाँ हमारे E प्रकार की जलवायु बनती है। सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं यहाँ से एक पहाड़ी श्रृंखला गुजरती है और इस पहाड़ी श्रृंखला को हम नाम देते हैं हिमालय। इस पहाड़ी श्रृंखला को हम हिमालय कहते हैं और इस हिमालय के उत्तरी भाग में, हिमालय का दक्षिणी भाग और हिमालय का उत्तरी भाग, तो इस हिमालय के उत्तरी भाग में जहाँ अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ पाई जाती हैं तो इन पहाड़ियों के उत्तरी क्षेत्र में मानसून के समय जाने वाली जो हवाएं होती हैं, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरब सागरीय शाखा के रूप में जाता है, बंगाल की खाड़ी शाखा के रूप में जाता है, तो इस हिमालय से टकराव करके रुक जाता है और अपनी अधिकतर वर्षा है वो हिमालय के दक्षिणवर्ती क्षेत्र में ही कर देता है। तो अंततः जब ये इसको पार करके जाता है तो इसमें आर्द्रता समाप्त हो चुकी होती है, तो इस क्षेत्र में भी वर्षा नहीं होती है। तो सामान्यतः पहाड़ियाँ अधिक ऊंची होने के कारण इस क्षेत्र में शीतकाल ठंडा रहता है तथा वर्ष भर ही ठंड बनी रहती है, इसलिए इसको शीत जलवायु कहा जाता है। तो ई जलवायु है वो शीत जलवायु कहलाती है। तो हम अगर नेक्स्ट जलवायु की बात करें तो नेक्स्ट जलवायु है ई प्रकार की जलवायु और ई जलवायु है उसको कहा जाता है शीत जलवायु। ई जलवायु शीत जलवायु है, शीत जलवायु है। इस जलवायु के दो प्रकार होते हैं,
शीत जलवायु के दो प्रकारों में कौन कौन से हैं, ध्यान दें। ये भी दोनों ही प्रकार की जलवायु हमारे भारत के हिमालय वाले क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। एक प्रकार होता है ET प्रकार की जलवायु और एक प्रकार होता है EF प्रकार की जलवायु। EF प्रकार की जलवायु। ET का तात्पर्य है टुंड्रा तुल्य जलवायु और EF का तात्पर्य है टैगा तुल्य जलवायु। अब ये याद रखें, टुंड्रा क्षेत्र है वो ध्रुवीय क्षेत्र है और ध्रुवीय क्षेत्र है तात्पर्य वर्ष भर ही बर्फ बनी रहती है। तो जिस स्थान पर वर्ष भर बर्फ बनी रहेगी वहाँ वनस्पति नगण्य रहेगी, नहीं रहेगी। अगर ऐसी परिस्थिति जहाँ कभी कभार अगर बर्फ की मात्रा में हल्कापन आता है, कमी आने लगती है, तो वहाँ शैवाल जैसी वनस्पति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे शैवाल वनस्पति वाला क्षेत्र है, ये कहलाता है टुंड्रा क्षेत्र या टुंड्रा जलवायु। जहाँ टेगा प्रकार की वनस्पति आती है तो उस टेगा प्रकार की वनस्पति का तात्पर्य है जहाँ तापमान तो कम रहते हैं लेकिन वनस्पति पाई जाती है। तो सामान्य रूप से जहाँ शीतकाल ठंडा तो रहता है लेकिन वनस्पति आवरण भी पाया जाता है, ऐसी सामान्य ऊंचाइयाँ हमारी हिमालय में देखने को मिलती हैं। और इस हिमालय में जब हम उत्तर की ओर बढ़ें तो उत्तर की ओर यहाँ हमें कोणधारी वन पाए जाते हैं। और ये जो कोणधारी वन है, ये कोणधारी वन EF प्रकार की जलवायु की विशेषता है। कोणधारी वन, इनको कहा जाता है EF प्रकार की जलवायु। तो कोणधारी वन अर्थात वनस्पति, और वनस्पति तो उसकी आकृति कैसी, छत्ते के समान आकृति, इस प्रकार की आकृति इन पेड़ों की पाई जाती है। तो यहाँ इस प्रकार के पेड़ होने के कारण शीतकाल में गिरने वाली जो बर्फ़ है वो फिसल करके पेड़ से नीचे आ जाती है और पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो यहाँ बर्फबारी होती है लेकिन बर्फबारी का प्रभाव वनस्पति के ऊपर नगण्य रहता है, नहीं के बराबर रहता है। तो यहाँ लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे कोणधारी पेड़ पाए जाते हैं। इन कोणधारी पेड़ों वाले क्षेत्र को कहा जाता है EF प्रकार की जलवायु। तो E प्रकार की जलवायु सामान्यतः हमें जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। लेकिन अब ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य ये भी है, यहाँ इस क्षेत्र में लद्दाख वाला जो क्षेत्र है जिसको हम शीत मरुस्थल कहते हैं, इस शीत मरुस्थलीय क्षेत्र में एक अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये लद्दाख क्षेत्र है, इस लद्दाख क्षेत्र को शीत मरुस्थल कहा जाता है। और शीत मरुस्थल है तो मरुस्थल का तात्पर्य क्या हुआ, वर्षा की कमी। शीत मरुस्थल है और शीत मरुस्थल है तो शीत मरुस्थल वर्षा की कमी है, शीत मरुस्थल है, वर्षा की कमी है। और वर्षा की कमी का संबंध हमने देखा था वर्षा के साथ BWHW व BSHW, दो ही प्रकार के जलवायु जिसका संबंध वर्षा के साथ पाया जाता है। तो निश्चित रूप से अगर वर्षा की कमी है तो जलवायु BWHW या BSHW में से एक पाई जाएगी। तो लद्दाख वाले क्षेत्र की अगर वर्षा की बात करें हम, तो लद्दाख क्षेत्र में 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और 5 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा होती है तो हमारी जलवायु के अनुसार वह भाग कौन सा बनेगा, BWHW प्रकार की जलवायु होगी। क्योंकि इस जलवायु की विशेषता थी कि इसमें 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर तक वर्षा है और ये 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्र में आता है। तो यहाँ भी जलवायु का कौन सा रूप देखने को मिलता है, यहाँ भी BWHW प्रकार की जलवायु लद्दाख क्षेत्र में देखने को मिलती है, जिसको भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। इस प्रकार से हमारी भारत में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार हमारी जलवायु का वर्गीकरण होता है कंप्लीट। अब यहाँ आप बनने वाले प्रश्नों का ध्यान देंगे, प्रश्न की शब्दावली पर प्रश्न आता है, साथ में यहाँ के क्षेत्र को लेकर के प्रश्न आता है, यहाँ की वनस्पति को लेकर के प्रश्न आता है, वर्षा वाले में वर्षा की मात्रा को लेकर के प्रश्न आता है, यहाँ सामान्यतः एक को लेकर के प्रश्न आता है, तो एक के प्रकारों को लेकर के प्रश्न आता है, कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु बनती है, इस वृष्टि छाया क्षेत्र को लेकर के प्रश्न आता है। हमने ध्यान दिया था महाराष्ट्र के पूर्वी ढालों की ओर, महाराष्ट्र में इस क्षेत्र को कहा जाता है पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट क्षेत्र है और इस पश्चिमी घाट क्षेत्र में वर्षा की जो मात्रा है वो कम होती है। हमने देखा था यहाँ कुछ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ पाई जाती हैं,
इन पहाड़ियों के कारण से हवाएं जब इसको पार करके जाती हैं तो अपनी आर्द्रता को इसके पश्चिमी घाटों पर, पश्चिमी ढालों पर ही समाप्त कर देती हैं तथा शुष्क हो जाती हैं। जब यही हवाएं पूर्व की ओर उतरती हैं तो पूर्व की ओर उतरने के कारण इनमें आर्द्रता कम हो पाती है और ये कम आर्द्रता वर्षा कम करती है, इसलिए यहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। इस वृष्टि छाया क्षेत्र का संबंध था पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर। तो ये था वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र, इस वृष्टि छाया क्षेत्र का संबंध था वो है BWH प्रकार की जलवायु से। तो क्षेत्र विशेष ध्यान देंगे। यहाँ शीतकाल में होने वाली वर्षा, इसका क्षेत्र मंडल कौन से कोरोमंडल तट पर पड़ती है, कौन से राज्य में आती है, विशेषता क्या है, किस नाम से जानी जाती है, AW प्रकार की जलवायु कौन सी है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, DFC जलवायु का क्षेत्र कौन सा है, DFC क्षेत्र की जलवायु की विशेषता क्या है। इस प्रकार से इस पर बनने वाले प्रश्न होंगे। अगर हम इसी जलवायु वर्गीकरण को हम राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे तो हम इसको कुछ और भी विस्तार के साथ में देख पाएंगे। इसी का संबंध देखिए, यहाँ छोटा सा आप ध्यान देंगे, राजस्थान के संदर्भ में BWHW, BSHW, CWG 3 प्रकार की जलवायु तो अपने को साफ साफ दिखलाई पड़ती है कि राजस्थान के साथ इसका संबंध पाया जाता है। और कौन सी जलवायु बनती है उस जलवायु को भी हम देखेंगे। तो यहाँ तक हम भारत की जलवायु के संदर्भ में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को लेकर के हमारी चर्चा होती है कंप्लीट। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी प्रकार से आपके लिए क्लासें लाते रहेंगे। आपका प्यार और स्नेह बना रहे, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।